नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर स्टॉक सीरीज़ में। तो आज एक नए टॉपर से मुलाकात होगी आपकी और इनका नाम है साकेत कुमार। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2022 में 15th रैंक लाया है। सबसे पहले तो साकेत, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। और इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए आपने बेशक बहुत ज़्यादा एफर्ट किया होगा। यस। तो थोड़ा पहले हम लोग इनका बैकग्राउंड देखते हैं, फिर इनसे डिस्कशन करते हैं। तो साकेत का बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहा है। इन्होंने अमेठी यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है और इन्होंने मेड-इजी का क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया 2016-17 में टी बैच में। फिर इन्होंने मेंस बैच ज्वाइन किया 2020 में। इन बिटवीन अगर इनके सिलेक्शंस देखें तो इन्होंने डीएमआरसी क्वालिफाई किया, फिर एनएलसी क्वालिफाई किया, कोल इंडिया लिमिटेड में भी इनका सिलेक्शन रहा, एसएमपी सीआईएल में भी सिलेक्शन रहा, फिर भेल में भी सिलेक्शन रहा, फिर गेट के भी एक बहुत अच्छे रैंकर रहे हैं। इनकी रैंक आई थी 711 2020 में। फिर ईएससी का इंटरव्यू इन्होंने 2 बार ही दिया है, 2018 में भी फिर 2020 में भी, और 2022 में तो इनका फाइनल सिलेक्शन भी रहा। और जहाँ तक इनके बैकग्राउंड की बात करूं तो ये एक बहुत ही सिंपल से बैकग्राउंड से रहे हैं और इनके पिताजी स्टेनोग्राफर रहे हैं सिविल कोर्ट में, ठीक है, और बोकारो झारखंड के रहने वाले हैं। तो एक सिंपल से बैकग्राउंड से आप आते हैं और इतनी अच्छी सिलेक्शंस रहे आपके, इतने अच्छे अचीवमेंट्स आपके रहे, आपने एफर्ट तो बहुत किया है। तो थोड़ा आप अपनी जर्नी के बारे में हम लोगों को डिटेल में बताइए कि ये जो सफ़र रहा 2016 से लेकर के अभी तक का, 2022 तक का, इसमें आपने क्या स्ट्रगल्स फेस किए, क्या डिफ़िकल्टीज फेस की, और इसमें आप आगे कैसे बढ़े? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो दर्शक हम लोगों के साथ बैठे हैं, इनमें बहुत सारे ईएससी एस्पिरेंट्स हैं जो आपको अपना आइडियल मानते हैं। तो आपसे हम लोग जानना चाहेंगे। सर, मेरा बीटेक 2016 में कंप्लीट हो रहा था, तो उस समय फिर मैंने उसके 1 साल पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जाऊंगा। गेट पे मेरा फोकस नहीं रहा था, मतलब स्टार्टिंग में। ठीक है। तो फिर मैं यहाँ आया तो फिर मैं उस समय कर रहा था इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स का बैच मैंने ज्वाइन किया, टैलेंट बैच में 2016-17 बैच में। फिर उसके बाद मेरी तबीयत उस समय यहाँ आया, मतलब लाडोसराय में रहता था, तो मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी। तो परफॉर्म फिर भी मैंने ठीक कर लिया था। उस समय पैटर्न भी चेंज हुआ था सर 2017 में। हाँ, ईएससी का इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि 2016 में ईएससी का पैटर्न चेंज हुआ था और नए पैटर्न के हिसाब से इन्होंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो सर इसके बाद 2017 में मैंने सर प्रीलिम्स निकाल लिया था। फिर उसके बाद मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी, तो मैं घर चला गया था 1-2 महीने के लिए, और रिज़ल्ट में काफ़ी वो था सर, अनसर्टेनिटी थी कि क्या होगा नहीं होगा। तो आप मेंस के रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, प्रीलिम्स का रिज़ल्ट, मतलब जब तक प्रीलिम्स का रिज़ल्ट नहीं आया था मैं मेंस की तैयारी नहीं कर रहा था। मैं बाकी और जो पीएससी उसके होते हैं ना, उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस साल सर बहुत कम टाइम मिला था, मेंस मई में हो गया था। तो मुझे मतलब मेंस में अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया, फिर मेरा नहीं हो पाया सिलेक्शन। पर उस साल मैं यूपीपीसीएल भी क्वालिफाई किया था, फाइनल नहीं हुआ था सर, इंटरव्यू में गया था। अच्छा, उसमें मतलब आपने रिटन तो क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू में रह गया था। फिर 2018 में सर फिर से मैंने प्रिपरेशन शुरू की, जब मेरा मेंस में नहीं हुआ। फिर 2018 में तो मैं इंटरव्यू तक गया सर। फिर उसके बाद इंटरव्यू तक जाने के बाद तब तक मेरी सिलेक्शन हो गई थी दिल्ली मेट्रो में। तो फिर मैं वर्किंग हो गया, तो फिर 2019 में मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मतलब। अच्छा, तो एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसा आपके इंटरव्यू से मुझे पता चला 2018 में डीएमआरसी क्वालिफाई करने के बाद आपने डीएमआरसी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो 2018 से दोस्तों ये डीएमआरसी में वर्किंग है। फिर आपने वर्किंग रहते हुए फिर यहाँ पर आप पूरा कोर्स फिर से किया या फिर बस केवल कुछ? नहीं सर, बस मेंस बैच किया था ऑनलाइन वाला 2020 में, वो भी क्योंकि ऑफलाइन में आ नहीं सकता था, टाइम नहीं होता था। तो जैसे ही ऑनलाइन हुआ था तो मैंने कर लिया था ज्वाइन। और इन्होंने मेंस कोर्स ज्वाइन किया, ऑनलाइन आपने क्लासेस की? यस सर। और ऑनलाइन मेंस क्लासेस करने के बाद हर दिन क्लासेस होती थी, कितने घंटे की? सर उस समय तो स्टार्टिंग में तो हमें रिकॉर्डेड मिल रहा था सर। रिकॉर्डेड मिल रहा था सर। तो आप रिकॉर्डिंग हर दिन देखा करते थे? हाँ सर, मुझे देन एंड देयर जब जितना टाइम मिलता था तो मैं देखता था, क्योंकि मेरा तो ऑफिस होता था
तो कभी कुछ दिन के लिए बंद हुआ तो मैं रेगुलर देख लेता था कभी। तो पैरेलली इनका ऑफिस भी है और पैरेलली आप प्रिपरेशन भी कर रहे थे, तो ये बहुत कमांडेबल जॉब है अंकित, क्योंकि आपने दोनों चीज़ें पैरेलली किया और फाइनली आपने क्वालिफाई भी किया। बहुत बड़ी बात है। तो एक बार हम लोग समझते हैं कि इन्होंने अपने टाइम को कैसे मैनेज किया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर क्लियरिंग ESE मेंस एज वेल एज ESE इंटरव्यू ऑल्सो। तो थोड़ा बहुत आप हमारे दर्शकों को थोड़ा गाइड करें कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया। एक साइड ऑफिस है, दूसरे साइड आप मेंस का प्रिपरेशन भी कर रहे थे, कैसे किया आपने? सर कोविड आने के पहले तो मतलब क्या था कि क्लासेस ऑफलाइन होती थी, तो ऑफलाइन होने की वजह से मैं तो ज्वाइन नहीं कर पाता था और मेंस के प्रिपरेशन में मुझे कमी लग रही थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2018 में भी मैं इंटरव्यू आउट हो गया था। तो 2020 में मैंने सोचा कि इस बार मैं करूँगा, लेकिन और मुझे मौका मिल गया क्योंकि ऑनलाइन बैच शुरू हो गया, तो मैंने बैच कर लिया। फिर मुझे हेल्प मिली, मेंस में मेरा अच्छा मार्क्स भी आया, लेकिन इंटरव्यू में सर मैं बहुत पता नहीं अच्छा मार्क्स नहीं आया किस वजह से, मे बी मतलब कुछ क्वेश्चन के जवाब नहीं दे एक चीज़ पाया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब जैसे वीकडेज में आपका ऑफिस रहता होगा, हाँ सर, है ना, तो आप क्लासेस वीकडेज में भी करते थे या फिर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो बस केवल वीकेंड में देखते थे? सर वीकडेज में ही करता था। आफ्टर ऑफिस 2 घंटे देख लिया, 2 घंटे नोट डाउन कर लिया, फिर कुछ प्रैक्टिस कर लिया 1 घंटे, फिर वीकेंड्स पे तो पूरा ही दिन होता था, तो वैसे कर लेता था। और सर पैंडेमिक में कुछ ऑफिस भी थोड़ा रिलैक्स हो गया था क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, तो इस वजह से मुझे प्रिपरेशन करने का टाइम अच्छा मिल गया और मेंस की मेरे अच्छी कमांड हो गई सर। अच्छा, इसके बाद आप ये बताइए कि जो 2018 में आप मेंस में इंटरव्यू में अपीयर हुए, हाँ सर, 2020 में भी अपीयर हुए और 2022 में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ। यस सर। तो साकित, इन दोनों में डिफरेंस क्या था? मतलब तब जो आपने इंटरव्यू दिया और अभी जो इंटरव्यू दिया, आपने पहले इंटरव्यू में कहाँ लैग किया था और बाद में जो 2022 में अभी जो फाइनल सिलेक्शन हुआ इसमें आपने इम्प्रूवमेंट क्या किया? सर 2022 वाले में बहुत कॉन्फिडेंट था, मतलब 2018-20 में मैं थोड़ा सिलेक्शन को लेके रहता था कंफ्यूज्ड कि होगा नहीं होगा। 2022 में मैंने सोचा कि बस कॉन्फिडेंटली जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे सारे का जवाब देना है, नहीं आएगा तो ना बोलना है। मतलब 2018-20 में भी डिसाइडेड था, मगर थोड़ा सा सिलेक्शन को लेके दिमाग में रहता था कि होगा नहीं होगा, इसलिए मुझे लगता है सर थोड़ा वहाँ कॉन्फिडेंस की कमी थी और 1-2 क्वेश्चंस वैसे आउट ऑफ द बॉक्स आ गए थे जिसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो मैं इंटरव्यू पैनल जो है उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया था अपने आंसर। अच्छा। तो इस वजह से इस बार मेरे इंटरव्यू में मार्क्स भी अच्छे आए सर, मतलब 122 आया था। 122 इज़ ए वेरी गुड मार्क्स इन द इंटरव्यू। 200 में 122 लेकर के आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो फिर साकित हमें थोड़ा गाइड कीजिएगा कि आपने जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन की है 2022 के लिए, आपका ये जो तैयारी करने का तरीका रहा, तो आपने इसमें क्या फॉलो किया? मेडिजी का जो मॉक इंटरव्यू है, क्या आपने ये भी ज्वाइन किया? और इसके अलावा अदर देन अगर मॉक इंटरव्यू आपने ज्वाइन किया तो इसके अलावा आपने क्लास नोट्स ही देखा या उसके अलावा कोई बुक भी फॉलो किया? सर कोई बुक नहीं फॉलो किया। इंटरव्यू गाइडेंस के लिए यहाँ पे 2 बुक मिलती है, एक थ्योरी का है और एक प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, उनको जस्ट 1-2 बार 3 बार पढ़ा और यहाँ पे सारे मॉक्स में मैं अपीयर हुआ और हर मॉक में जो भी मुझे मतलब शॉर्ट कमिंग्स बताते थे मैं उन पे वर्कआउट करता था। वैसे ही इस बार सर सारे मॉक्स अच्छे हो रहे थे, 125 ऐसे ही आ रहा था, तो उन्होंने बोला 120 तो आपको आ जाएगा इस बार। तो इस बार सर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा था पिछले बार से, क्योंकि अब सर बहुत टाइम हो गया था ना प्रिपरेशन करते करते, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था थोड़ा। तो जैसा साकेत की बात से हमें पता चला कि एक तो थोड़ा गैप भी हो गया था, प्लस इन्होंने मॉक इंटरव्यू मेडिजी का ज्वाइन किया और हर एक मॉक इंटरव्यू के बाद आपको फीडबैक मिलता है। यस सर। और फीडबैक से आपको ये पता चला होगा कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, किन किन जोन में मुझे और काम करने की ज़रूरत है सर। ठीक है, किन किन जोन में इन्हें और काम करना है, करना चाहिए। तो आप इन जोन्स या फिर ये जो लूप होल्स हैं इस पे आप वर्क करते थे और नेक्स्ट इंटरव्यू में, नेक्स्ट मॉक इंटरव्यू में फिर अपीयर होते थे। सर मेरा उसी तरह मार्क्स इंप्रूव करता गया था। पहला मॉक इंटरव्यू में मेरे 117 आए, दूसरे में 125, तीसरे में 130, ऐसे वो बढ़ता जा रहा था। और मेरा एक फ्रेंड भी था, वो लास्ट ईयर क्वालिफाई कर चुका है इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो वो भी मेरा मॉक इंटरव्यू लेता था।
मतलब लास्ट ईयर ही उसने क्वालिफाई कर, वो DMRC में ही वर्किंग था। तो वो मेरे को फ़ोन करके सर वो बोलता था कि वीडियो कॉल पे करते हैं मॉक इंटरव्यू, तो वो मतलब फ्लुएंसी के लिए सर। तो ये एक उसने बड़ी भी अच्छी हेल्प किया बात साकिब ने बताई कि ये दो तरह से मॉक इंटरव्यू किया करते थे। एक तो मॉक इंटरव्यू जो मेडिजी का होता था, इसमें मेडिजी के पैनल में जो इंटरव्यूअर्स हैं इनसे इन्हें फीडबैक मिलता था, ये इस फीडबैक पे थोड़ा वर्क करते थे और नेक्स्ट इंटरव्यू में प्रिपेयर होकर के आते थे। प्लस ये अपने दोस्त से भी फ़ोन पे बात करते और ऑनलाइन और जो फ़ोन लाइन पर इंटरव्यू का डिस्कशन होता था, जिस पर इनसे इनके दोस्त सवाल पूछते और ये उनका जवाब देते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो फ़ोन पे आप डिस्कशन करते थे अपने दोस्त के थ्रू, तो इसमें ये जो इंटरव्यू आपके दोस्त लिया करते थे ये कितने देर का होता था? सर वो तो मतलब 40-45 मिनट, 1 घंटे भी ले लेता था, क्योंकि वो बोलता था कि आंसर्स देते रहो, मतलब यू हैव टू बी फ्लुएंट। वो यही बोलता था कि तुमको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर नहीं। जब मैं थक जाता था मैं बोल देता था कि अब मतलब गला सूख रहा है या नाउ आई एम गेटिंग टायर्ड, तब वो छोड़ देता था। अच्छा, साकिब ने एक चीज़ और हमें बताई, इन्होंने ये भी बताया था कि 2018 और 2022 में आपने जो इंटरव्यू दिया था, यस सर, उसमें कुछ क्वेश्चंस में ये इंटरव्यू में स्टक हो जाते थे। ये प्रॉब्लम आपने रेक्टिफाई किया 2022 में? सर वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से पूछते थे, तो मैं थोड़ा मतलब अपने जॉब प्रोफाइल का कम पढ़ के यहाँ जो थियोरेटिकल और जो बुक वाले जो क्वेश्चंस होते वो पढ़ के जाता था, बट वो DMRC और थोड़ा डीप में पूछ लेते थे। तो यहाँ के मॉक में 2022 में मुझसे बहुत सारे जॉब रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए और मैंने उनको ही प्रिपेयर किया और मोर और लेस वैसे ही क्वेश्चन मुझे पैनल में ही पूछे गए। मतलब अभी जो मॉक इंटरव्यू 2022 में मेडिजी में हुआ, हाँ, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिला? यस सर, बहुत बेनिफिट मिला। तो दोस्तों, मेडिजी के मॉक इंटरव्यू में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे गए जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, DMRC से रिलेटेड थे, जॉब रिलेटेड थे। यस सर। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस ESE के ओरिजिनल इंटरव्यू में भी इनसे पूछे गए। तो दोस्तों, मेडिजी में न केवल यहाँ कोर्सेज़ होती हैं, यहाँ क्लासरूम कोर्सेज़ के अलावा ऑनलाइन कोर्सेज़ भी हैं, इनके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी है जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को एसेस कर सकते हो, एज वेल एज़ आगे के स्टेज के लिए मॉक इंटरव्यूज़ भी हैं और मॉक इंटरव्यूज़ का बेनिफिट बहुत मिलता है, जैसा भी साकिब ने बताया। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, ESE एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? तो मेरे ख्याल से साकिब से अच्छा कोई और कैंडिडेट नहीं हो सकता है जिनसे मैं ये पूछूं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। आप बताइए साकिब। सर मैंने शॉर्ट नोट्स 2016 जब बैच किया था तभी बना लिया था, मेरे पास बहुत पुराना शॉर्ट नोट्स रखा हुआ था। तो सर मैं जैसे 2018 के बाद जब मेरी जॉब हो गई ना, तो मैं प्रीलिम्स के लिए बहुत कम पढ़ पाता था, मतलब लास्ट 20-30 डेज, और मैं वही शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज़ जो यहाँ का होता था उसको प्रिंट आउट करवा के और मैं घर पे ही बैठ के दे देता था, क्योंकि हर संडे में दे पाऊँ ना दे पाऊँ वो कोई मतलब डिपेंड करता था जॉब के इंटेंसिटी पे, वो काम है नहीं है। तो जब मुझे मौका मिलता था मैं टेस्ट सीरीज़ की तरह टाइम स्टॉप वॉच लगा के मैं दे देता था। और अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा आपको इंटरप्ट करूँगा। आपने बोला कि 2016 में जब आपने क्लासेस की थी तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया, तो यहाँ पर थोड़ा गाइड कीजिएगा कि जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाया वो आप हर दिन बनाते थे या फिर सब्जेक्ट के कंप्लीशन के बाद बनाते थे? क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट हुआ फिर सेकंड सब्जेक्ट हुआ, ये तो सब्जेक्ट धीरे धीरे कंटिन्यू होता है, तो आपका शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका क्या था? सर दोनों वैरायटी था, जो आपने बोला ना सब्जेक्ट के बीच में या सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद, वो डिपेंड करता था सर कितने आवर्स की क्लासेस होती थी, उस सब्जेक्ट का डिमांड क्या था, कितने क्वेश्चंस रोज़ सॉल्व करने हैं। अगर आज कुछ में ऐसा क्लास में नहीं हुआ है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, तो मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता था उस दिन का। ठीक है। वरना कभी कभी 2-3 दिन का एक बार में बनाता था, कभी पूरे सब्जेक्ट का एक बार में बना, और जब रिवाइज़ कर रहा हूँ तब शॉर्ट नोट्स बना लिया। तो वैसे सर टाइम फैक्टर देख कर मैं करता था। तो जैसा साकिब ने हमें बताया कि इन्होंने जो शॉर्ट नोट्स बनाया क्लास के साथ भी बनाते थे, प्लस उसमें देखते थे कि अगर वर्कलोड क्लास के साथ थोड़ा ज़्यादा है, इनको वर्कबुक के क्वेश्चंस करने या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने, क्लास ज़्यादा हो गई है, रिवीजन करना उसी दिन इम्पॉर्टेंट है, तो उस दिन शॉर्ट नोट्स का काम इन्होंने कम किया। लेकिन जहाँ पर टाइम इन्हें मिलता था, जहाँ पर
क्लास कंटेंट इनको ज़्यादा इजी लगा और वर्कबुक का ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ा इनको, उस दिन इन्होंने शॉर्ट नोट्स डिटेल में बनाया। यस सर। अच्छा, तो शॉर्ट नोट्स आपने क्या सारे सब्जेक्ट्स के लिए बनाए, मतलब टेक्निकल के लिए भी बनाए, नॉन टेक के लिए बनाए, या फिर बस केवल नॉन टेक के लिए? सर मैंने टेक्निकल के लिए ही बनाया था, नॉन टेक के लिए तो मैंने बाद में 2020 के आसपास बनाया था, बट नॉन टेक में सर वो ज़्यादा हेल्प करता नहीं था मुझे। मैं तो नॉन टेक में टेस्ट सीरीज़ देके और उसी के हिसाब से फिर जो बुक्स यहाँ पे मिलते हैं उसको ही पढ़ लेता था। नॉन टेक में मैं उतना ज़्यादा शॉर्ट नोट्स पे नहीं फोकस करता था, क्योंकि वहाँ सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का जो डेप्थ है ना वो कुछ भी हो जाता है जीएस वाले पेपर में। ठीक है, तो साकेत से हमें एक चीज़ और सीखने को मिला, वो ये है कि शॉर्ट नोट्स टेक्निकल के सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यस। और जहाँ तक नॉन टेक की बात है कि नॉन टेक में वैसे सिलेबस तो डिफाइंड है नहीं सर, तो उस केस में शॉर्ट नोट्स आप बना तो लेंगे बट उतना बेनिफिट नहीं होता है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, शॉर्ट नोट्स नॉन टेक के लिए भी बनाना चाहिए या नहीं? सर बनाया जा सकता है, बट पूरा उस पर डिपेंड नहीं रह सकता। और लास्ट टाइम रिवीजन मतलब लास्ट अगर 10 दिन पढ़ना है उसको तो पढ़ा जा सकता है, बाकी पूरे ईयर उसको ना पढ़ा जाए तो बेटर है। इसका कंक्लूजन यही मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि नॉन टेक के लिए जो क्लास नोट्स हैं उसको ही आप देख लें, और शॉर्ट नोट्स की जहाँ तक बात है वो आप टेक्निकल के लिए बनाएं। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि अब प्री का जो एग्ज़ाम होता है ईएससी का, वो जनवरी या फिर फेब में होता है। यस सर। ठीक है, और फेब में गेट का भी एग्ज़ाम होता है। तो जनवरी फेब में देखें तो ईएससी भी है और उसी टाइम पे गेट का भी एग्ज़ाम है। यस सर। भले ही ये दोनों एग्ज़ाम्स जो है ये दोनों ऑब्जेक्टिव ही है, बट इसमें ईएससी में हम लोग देखें तो ईएससी में नॉन टेक पार्ट भी है और गेट में देखें तो बस केवल टेक्निकल पार्ट है। तो ओवरऑल ईएससी में टेक नॉन टेक दोनों है और गेट में बस केवल टेक्निकल है। तो प्री के तैयारी के लिए आपने क्या किया, मतलब कैसे इसको मैनेज किया कि नॉन टेक पर कितना फोकस करें और टेक पर कितना फोकस करें? सर जब मैंने क्लास किया था 2016-17 में, तब तो मैं ऐसा करता था क्लास के साथ जो चल रहा है तो जितनी भी डिमांडेड चीज़ होती थी, वर्कबुक सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्लास नोट्स रिवाइज करना है, मैं वही करता जाता था। और जब गेट की टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके देता रहता था, बाकी फुल टेस्ट लगभग बच गए थे सारे। वो ईएससी का प्री मैंने दिया जब, और ईएससी का टेस्ट सीरीज तो सर ऑफलाइन होता है, तो ईएससी का टेस्ट सीरीज तो ऑफलाइन सेंटर पे आके देते रहते थे, तो साथ के साथ गेट भी चलता रहता, ईएससी भी चलता, क्योंकि सर ईएससी का जो सिलेबस है उसी का मतलब सबसेट है गेट का सिलेबस। और तो इसीलिए सर साथ के साथ ही प्रिपरेशन हो जाती है। बस लास्ट में 1 महीने दिसंबर में जनवरी में आके थोड़ा सा गेट के क्वेश्चन सॉल्व करना कम कर दिया था मैंने, और ईएससी के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर वाला सर और ये सब, तो और जीएस पढ़ लिया। तो ईएससी का वाला पार्ट जो है वो आपने रिवाइज कब किया? सर जीएस वाला पार्ट वही दिसंबर के महीने में ही जब क्लासेस ख़त्म हो गई थी। बाकी तो सर और अटेम्प्ट्स में तो अलग ही पैटर्न होता था, उस जब क्लास के साथ में बोल रहा हूँ। तो आपने क्लास के साथ जो जीएस की क्लासेस हुई, हाँ सर, वो तो आपने अटेंड किया ही। हाँ सर, प्लस एग्जाम के पहले आपने रिवीजन भी किया होगा। हाँ सर, तो कितनी वही बारी रिवीजन किया आपने? जीएस के पर्पस के लिए पूछ रहा सर, ज़्यादा नहीं कर पाया था। एक बार क्लास नोट्स दोबारा देख लिया होगा, और टेस्ट सीरीज़ पे ही मैं कलर करके रखता था। उसी के क्वेश्चन जो मुझसे नहीं होते थे वही वाला मैं देख लेता था कि उसमें क्या आंसर। साकेत से हमें कुछ और चीज़ें सीखने को मिली कि आपने देखा, जैसा साकेत ने बोला कि जीएस के लिए इन्होंने क्लासेस अटेंड की और थोड़ा बहुत रिवीजन किया, और साथ में इनका जो मैक्सिमम रिवीजन जीएस का है वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू हो गया। यस सर। और टेस्ट सीरीज़ में इन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंटली प्रोसीड किया कि जो क्वेश्चन जीएस के नहीं होते थे वो इन्हें मार्क कर लेते थे, और उन मार्क क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर होगा, जो कंटेंट होगा वो देख लेते थे, ऑनलाइन पढ़ लेता था उसको। तो दोस्तों ये आपको भी करना चाहिए कि जब भी आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते हैं उन्हें प्लीज़ आप मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद उससे जो रिलेटेड कंटेंट है वो आप ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि यही सक्सेस का मंत्र है, और ये सक्सेस का मंत्र साकेत को अच्छी तरह से मालूम है। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। जब प्री का पेपर हो गया, अब प्री के बाद फिर मेंस का पेपर तो जून जुलाई के आसपास होता है। यस सर। तो अगर प्री से मेंस में हम लोग देखें तो 4 to 5 मंथ्स का गैप है। यस सर। ठीक है,
तो जो 5 मंथ्स का गैप है, इसमें जो मेंस का प्रिपरेशन आपने किया वो आपने कैसे किया? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिसको भी ऐसा लग रहा है कि प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो रहा है तो उसको वेट करना ही नहीं चाहिए कि मेंस का रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैंने 1-2 बार ये गलती कर दी, क्योंकि मेरा थोड़ा बाउंड्री पे भी मार्क्स होता था प्री का, तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो मैं कहीं और डेविएट हो जाता था, कुछ और पीएसयू के पेपर देने लगता था कुछ और। तो अगर जिसको पक्का पता हो रहा है या लग रहा है कि मेरा मेंस का कॉल आने वाला है मेंस के लिए, तो उसको सर उसी नेक्स्ट डे से ही मतलब प्रीलिम्स के बाद ही बहुत जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। मेंस का उसके वजह से 4-5 महीने का टाइम मिलता है, वरना 2 महीने 2.5 महीने ही बच जाता है अगर रिजल्ट का वेट करे तो। सबसे पहले तो सर ये ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद मेंस में है सर, जैसे क्लासेस अगर करनी है जिसको, तो क्लास के साथ करता जाए, और फिर जब टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो जाती हैं तो टेस्ट सीरीज़ देता जाए। और टेस्ट सीरीज़ में कई सारे सर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्लास नोट्स में नहीं कवर होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं नोट डाउन कर लेता था। मेरी उसकी एक अलग कॉपी थी टेस्ट सीरीज़ की, तो मैं उन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा फोकस करता, क्योंकि क्लास नोट्स वाले तो इतने बार रिवाइज हो जाते थे कि वो देख ही लेता था, लेकिन वो जो क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज़ में जो बच जाते थे उनको मैं लास्ट में देखता था। लास्ट में 2 बार जरूर देख लेता था मेंस में जाने से पहले। और कई बार तो सर मेंस में ऐसे हुए हैं कि वही क्वेश्चन जो थोड़े उटपटांग से होते थे वही मेंस वाले पेपर में आते थे, क्योंकि पेपर 2 में तो थोड़ा सा होता है सर, क्वेश्चन थोड़े वैरायटी के होते हैं। पेपर 1 तो थोड़ा फिर भी मोरलेस नोट से ही होता है सर। ठीक है, तो साकेत से हमें और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पता चले कि मेंस के प्रिपरेशन के लिए इन्होंने जो मेंस की क्लासेस है मेडिजी की वो ज्वाइन की। इन्होंने एक पॉइंट और बताया जो काफ़ी अच्छा है कि जब आपको लगे कि आपका प्री में हो रहा है, मतलब प्री के रिजल्ट आने के पहले जब आपको लग रहा है कि पेपर अच्छा गया है और आपको ऑलरेडी लग रहा है कि जब आपका पेपर अच्छा गया है तो प्री में होने के बहुत चांसेस हैं, तो उसी समय से आपको मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको 1 मंथ वेट नहीं करना चाहिए कि प्री का रिजल्ट आ जाए उसके बाद मेंस के लिए प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि सर कभी कभी 2 मंथ में भी आता है रिजल्ट। क्योंकि कभी कभी जैसा साकेत ने बताया कि कभी कभी महीने भर, कभी 2 महीने लग जाते हैं प्री का रिजल्ट आने में, और 5 मंथ्स का टाइम है अपने पास मेंस के प्रिपरेशन के लिए। अगर हम लोग वेट करेंगे तो महीना 2 महीना चला जाएगा, चला जाता है सर। तो उस वो जो महीना या 2 महीना का टाइम है उसको भी यूटिलाइज करना, और यही यूटिलाइजेशन साकेत ने अच्छी तरह से किया है। ठीक है। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि क्लासेस के बाद, मेंस के क्लासेस के बाद टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है, और टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जो अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं उनको ये अंडरलाइन कर लेते थे और उनसे रिलेटेड जो कंटेंट है वो पढ़ लेते थे, और वो जो क्वेश्चंस हैं जो अटेम्प्ट नहीं हो पाए एग्ज़ाम में, मेंस के टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट नहीं हो पाए, उनको अलग से एक नोटबुक में लिखते थे। लिख लेने के बाद जब आई थिंक मेंस का जो एक्चुअल एग्जाम रहा 10-20 दिन बाकी रहता था सर, तो मैं उसको 1 से 2 बार उसी नोटबुक को ज़्यादा पढ़ता था। अच्छा। क्योंकि बाकी चीज़ें तो रेगुलर रिवाइज हुई हैं। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। इन्होंने क्या बताया कि जो लास्ट के 20 डेज होते थे ESE मेंस के, उस 20 डेज में ये उसी नोटबुक को रिवाइज करते थे जिसमें ये सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करके इन्होंने लिख रखे हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो मेंस की टेस्ट सीरीज में इनसे अटेम्प्ट नहीं हो पाए, या फिर कंप्लीट आंसर आप नहीं लिख पाए, तो उनका जो डिटेल आंसर है इन्होंने एक सेपरेट नोटबुक में प्रिपेयर किया, और यही नोटबुक ये डिटेल में पढ़ के गए थे। अदर चीज़ें तो पढ़ी, लेकिन ये नोटबुक इन्होंने डिटेल में इसलिए पढ़ा क्योंकि इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते थे, थोड़े ऊट पुटांग टाइप के क्वेश्चन होते थे। अक्सर ESE में कभी कभी इधर उधर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कभी कभी आपको क्लास नोट्स में नहीं दिखते थे, तो इन्होंने उसको एक कंबाइन करके एक नोटबुक में लिखा। फिर मेंस के एक्चुअल एग्ज़ाम के पहले जो 15-20 दिन होते थे उसमें उसको स्पेशली देखते और एग्ज़ाम में गए, और कुछ क्वेश्चन भी जैसा इन्होंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस एज इट इज़ एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब इंटरव्यू पर आते हैं। तो इंटरव्यू में जैसा आपने बताया कि आपने यहाँ पर मॉक इंटरव्यू भी दिया था, प्लस आप अपने फ्रेंड के थ्रू फ़ोन पे भी डिस्कशन करते थे, जिसमें आपका फ्रेंड आपका इंटरव्यू लेता था 40-45 मिनट्स। तो अब ये तो बात रही कि आपने 2 तरह से इंटरव्यू की तैयारी की। यस सर। ठीक है। प्लस इसमें मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्लास नोट्स आप कितना देखते थे, और क्लास नोट्स के अलावा क्या आपने कोई बुक भी फॉलो की?
नहीं सर, क्लास नोट्स तो मैं इंटरव्यू के टाइम नहीं देखता था, क्लास नोट्स लेकिन जो 2 बुक्स थे मेरे डीजी वाले, एक थ्योरी वाला और एक प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चंस, ओके। उनको देख लेता था सर। और मैं थोड़ा क्योंकि मेरा जॉब हो गया था 2018 से ही, तो मैं अपने जॉब से रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ये ज़्यादा देखता था, क्योंकि मेरे से 3 बार मैं इंटरव्यू में बैठा तो मेरे से थ्योरेटिकल बहुत कम पूछा गया, जॉब से रिलेटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो थ्योरेटिकल अब बहुत कम ही पूछते हैं, जिनके पास नहीं है जॉब एक्सपीरियंस उनसे ही ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है। तो साकेत ने यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं कि अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको अपने जॉब से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें प्रिपेयर करके जाना चाहिए। ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इनसे कम पूछे गए थे, मतलब जो किताबी क्वेश्चंस हैं वो इनसे कम पूछे गए थे। जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस इनसे ज़्यादा पूछे गए थे। और प्लस इंटरव्यू के लिए इन्होंने एक काम और किया था, मेडीजी की इंटरव्यू गाइडेंस की एक बुकलेट आती है जिसमें हर एक सब्जेक्ट के इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी उसमें रहते हैं, तो वो बुक भी आप डिटेल में पढ़ के गए थे। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इन सब के बाद एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। 2016 से आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, 2022 हो गया पीएससी के फाइनल सिलेक्शन को लेने में, तो ये जो 5-6 साल रहे इसमें आपने खुद को इनकरेज कैसे किया कि ईएससी का अटैम्प्ट एक बार और देना चाहिए, 2 बार और देना चाहिए? मतलब ये एक बहुत बड़ा डेडिकेशन है जो सब में नहीं होता है। ऐसा डेडिकेशन कुछ बच्चों में ही होता है, जैसे साकेत में है, बहुत बड़ी बात है। तो आपने खुद को इनकरेज कैसे किया, मोटिवेट कैसे किया? सर एक्चुअली जैसे जब भी मैं इंटरव्यू पहुंचा या प्रीलिम्स हुआ तो मुझे हर बार लगता था कि कुछ ना कुछ मिस हो गया, मैं शायद क्लियर कर सकता हूँ। मतलब ये सबसे बड़ा मेरा कांस्टेंट मोटिवेशन था। मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि शायद थोड़ा छूट गया, फ्रेंड्स बोलते थे कि तुम कर सकते हो, तुमसे थोड़ा छूट गया। तो ओवरऑल मैं कांस्टेंट सर, टीचर्स वगैरह लोग के भी, जब मैं 2020 जब ऑनलाइन बैच था तो सर आपसे और बाकी जो और फैकल्टीज़ थे उनसे मैं पर्सनली डाउट वगैरह पूछता था। तो जब वो लोग बोलते थे कि तुम्हारा कैसे नहीं हुआ, तुम कर सकते हो, तो सर वो मेरा कांस्टेंट मोटिवेशन रहा सबसे ज़्यादा। तो और मुझे ये लगता था कि मैं किसी एक स्टेज पे मैंने गलती कर दी, प्री में कर लिया या मेंस में कर लिया या इंटरव्यू में हो गया, तो उस वजह से मुझे लगता था, और मैं फॉर्म भर ही देता था नेक्स्ट ईयर का, तो फिर मैं प्री देने चला जाता था, फिर प्री में हो जाता था, फिर वो मैं उस एग्ज़ाम के पैटर्न में मैं फिर चला आता था कि ठीक है प्री हो गया तो फिर मेंस का करता था, मेंस हो गया तो फिर इंटरव्यू का। वैसे तो साकेत ने बहुत सारी चीज़ें हमें समझाई। ये जो 4-5 इयर्स इन्हें लगे प्रिपरेशन में, इन्होंने खुद को इनकरेज इस तरह भी किया कि इनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन इनसे थी, प्लस हम फैकल्टीज़ की एक्सपेक्टेशन इनसे और भी ज़्यादा थी क्योंकि ये हम लोगों से पढ़े हुए थे, और प्लस इनके दोस्तों की भी एक्सपेक्टेशन साकेत से बहुत ज़्यादा थी कि आगे ईएससी में कोई ना कोई रैंक लेकर के आएंगे। एक बड़ा अचीवमेंट आपको चाहिए था, और ये जो बड़ा अचीवमेंट करने की जो ललक है, यही इनके लिए एक फायर की तरह काम की, और इसी को इन्होंने कंटिन्यू किया और फाइनली एक्सेल किया एक अच्छी रैंक के साथ, 15वीं रैंक के साथ। अच्छा, और भी जानना चाहूँगा मैं। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी जब ईएससी में 15th रैंक आ गई तो आपके पेरेंट्स का, आपके दोस्तों का रिएक्शन क्या रहा? सर दोस्तों का तो रिएक्शन ये था कि मैंने बोला था हो जाएगा तुम्हारा, और सब लोग मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे सर। और पेरेंट्स भी सर बहुत खुश थे, काइंड ऑफ उन्होंने तो ऐसा हो गया था कि शायद अब तुम्हारा नहीं होगा, उनको ऐसा लगने लगा था कि विथ टाइम हो सकता है तुम मतलब कहीं ना कहीं लैग कर जाते हो, नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए तो सर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था बिल्कुल। और मतलब मुझे तो एक्सपेक्टेशन रहती थी, इस बार भी लगा था कि हो जाएगा, क्योंकि इस बार इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था सर। 2 बार मेरा जो था इंटरव्यू थोड़ा ख़राब हुआ, और मैं इंटरव्यू के वजह से ही नहीं होता था। मेंस में मेरा ठीक ठाक मार्क्स था, इंटरव्यू में हमेशा कभी 100 कभी 80 ऐसे आ जाता था, और 120 की मुझे डिमांड होती थी। तो इस बार तो सर आ गया और सिलेक्शन भी हो गया। तो सब लोग सर बहुत खुश थे, और सब लोगों ने यही बोला कि देखा मैंने बोला था ना हो जाएगा। तो दोस्तों, साकेत से बहुत सारी चीज़ें आपको भी सीखने को मिली है, मुझे भी सीखने को मिली है कि जो भी हो, अगर आप किसी लक्ष्य को डिसाइड कर चुके हैं तो उसके लिए आपको लगे रहना है, और उस लक्ष्य के लिए आपको लगे तो रहना है, लेकिन पूरे जान पूरे जोर के साथ लगे रहना है।
कभी भी हार नहीं माननी है, जैसा साकेत ने किया, कभी भी इन्होंने हार नहीं मानी। थोड़ा बहुत ही सही ये लगे रहे, और जब इनको लगा कि प्री क्लियर हो ही गया है 2022 में, मतलब इसे मेंस भी क्लियर हो ही गया है, तो जो रही सही एनर्जी है उसको भी लगा ही डालते हैं और इसी बार क्लियर कर ही लेते हैं। सर 2022 में नंबर ऑफ सीट्स इतनी कम थी, 22 सीट्स थी, तो मुझे तो इस बार मैं प्री देने गया था तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि मेरा हो सकता है, क्योंकि सिलेक्शन इतने कम लोगों का होना था। और मैं पढ़ा भी नहीं था, जस्ट 10-20 दिन पहले ही पढ़ा था मैंने, क्योंकि मेंस का रिजल्ट उस समय जस्ट आया था, 21 का ही मैंने मेंस दिया था ना, तो जस्ट रिजल्ट आया था, तो मैं थोड़ा सा शैटर्ड था कि नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रहा है। तो मैं मतलब हाफ हार्टेड ही मैं देने गया था सर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, लेकिन फिर हो गया प्रीलिम्स। फिर उसके बाद मैंने बोला इस बार तो मेंस अच्छे से करना है, और फिर तो 2021 का मेंस 2021 का मेंस सर नवंबर में हुआ था। तो दोस्तों ये चीज़ आप देखिए कि डेडिकेशन कितनी है साकेत की। 2021 का मेंस इनका नहीं हुआ, और आप अगर देखें तो मेंस का रिज़ल्ट सितंबर के आसपास आता नहीं है। सर 2021 का नवंबर में मेंस ही हुआ था, अक्टूबर में मेंस हुआ था और रिजल्ट अच्छा, नवंबर में आया था। कोविड वाले टाइम के आसपास डिले हो गया था सर, हम्म। तो मेरे पास प्रीलिम्स पढ़ने के लिए 1.5-2 महीने थे, और मैंने उसमें भी 15-20 दिन में 21 के सिलेक्शन नहीं होने की वजह से मैं अपसेट था कि नहीं हो रहा है, अब नहीं दूंगा, और इस बार सीट्स भी इतने कम थे, तो मुझे लगा अब तो होना ही नहीं है। लेकिन फिर भी फॉर्म भर दिया था जैसा मैंने बोला, तो मैं प्रीलिम्स में जाके अपीयर हो गया मैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सबको साकेत से सीखनी चाहिए कि होप कभी नहीं खोना है, क्योंकि अगर आपने होप खो दिया तो आपने जो टारगेट डिसाइड किया है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत ही सही, अगर थोड़ा बहुत ही सही आप अफर्ट करते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो धीरे धीरे ही सही आप अपने लक्ष्य को पा भी सकते हैं, और वो आपको मिलेगा अगर आप वो अफर्ट कंटिन्यू करते हैं, जैसा कि साकेत ने किया। अच्छा, अब इन सब के बाद एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि इस बार जो मेंस का इंटरव्यू हुआ, इस बार जो मेंस के बाद ईएससी का इंटरव्यू हुआ, इसमें आपसे क्वेश्चंस टेक्निकल में कितने पूछे गए, नॉन टेक के क्वेश्चंस कितने पूछे गए, और जो टेक्निकल में पूछे गए इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मतलब कैसे थे, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे वो कैसे थे, थोड़ा इसमें गाइड कीजिए। सर पैनल जो मैम थी सत्यवती मैम थी, तो उन्होंने बस दिल्ली मेट्रो के बारे में कुछ बेसिक प्रोफाइल पूछा कि मतलब तुम क्या काम करते हो और कितने मेट्रोज़ हैं, मतलब जो लोग बेसिक चीज़ जानना चाहते हैं, कितना मतलब किलोमीटर का इसका लेंथ है दिल्ली मेट्रो का, ये सब पूछा। तो उन्होंने मतलब टेक्निकल भी नहीं पूछा सर, थियोरेटिकल भी नहीं, कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं, बेसिक फैक्ट अबाउट डीएमआरसी या मेरा प्रोफाइल। और बाकी जो पैनल मेंबर्स थे सर, वो पहले पूछते थे कि जैसे व्हाट इज़ इंडक्शन मोटर या कुछ भी, एक बेसिक डेफिनेशन पूछते थे, फिर उसको रिलेट कर देते थे कि आपने अपने जॉब लोकेशन पे देखा है, उसको आप क्या करते हो, मेंटेनेंस कैसे करते हो, उसके बारे में आप और क्या जानते हो, मतलब प्रैक्टिकली जो आपने स्पीड कंट्रोल पढ़ लिया है, कुछ भी है तो सर पूछ लेते थे। और इस बार ये एक चीज़ भी डिफरेंस हुई कि सर इसके पहले जो पैनल मेंबर मिलते थे मुझे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चले जाते थे, तो थोड़ा उस वजह से भी मेरा थोड़ा डाउन हो जाता था मोराल। वो कम्युनिकेशन और सिग्नल्स और पूछने लगते थे, और वो बोलते थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स तो भी तो पढ़े हो तुम। इस बार सर ऐसा नहीं हुआ, इस बार उन्होंने बस जॉब प्रोफाइल ही पूछा और पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल और कोर इलेक्ट्रिकल पूछा, रिलेटेड टू, उसको प्रैक्टिकल से रिलेट कर देते थे। मतलब मैं अगर इनका इंटरव्यू ब्रीफ करूं तो आपके इंटरव्यू में जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए वो आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड थे। यस सर। और अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछा गया तो वो रिलेटेड टू जॉब प्रोफाइल ही था। यस सर। ठीक है। और 2018 से आप डीएमआरसी में असिस्टेंट मैनेजर पर रहे हैं, तो इन्होंने अपने जॉब प्रोफाइल को भी काफ़ी अच्छी तरह से स्टडी किया है। यहाँ एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कुछ भी नॉन टेक पूछा गया या नहीं पूछा गया, नॉन टेक्निकल? सर मेरे से कुछ भी नॉन टेक नहीं पूछा गया। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि ईएससी के इंटरव्यू में नॉन टेक से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये गलतफहमी तो आई थिंक आप सबको दूर हो रही होगी। ईएससी के इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस टेक्निकल से पूछे जाते हैं, अगर आप कहीं वर्किंग हैं तो आपके जॉब प्रोफाइल से पूछे जाते हैं। हाँ, थोड़े बहुत नॉन टेक क्वेश्चन कुछ कैंडिडेट से पूछे जाते हैं,
बट अगर साकेत के केस में देखें तो इनसे नॉन टेक वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। सर 3 बार इंटरव्यू दिया मैंने 3 के तीनों बार एक भी नॉन टेक नहीं है। अच्छा, एक भी नहीं है। इन्होंने क्लियरली बोला है कि इन्होंने जो 3 इंटरव्यू दिया तो 2018 में, फिर 2020 में, फिर 2022 में, इन तीनों इंटरव्यूज़ में इनसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टेक्निकल ही हैं। यस सर, टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए और साकेत ने सारे क्वेश्चंस डिटेल में बताए कि प्री का प्रिपरेशन कैसे किया इन्होंने, मेंस का कैसे किया, इंटरव्यू का कैसे किया, जो 4 या 5 सालों का इनका प्रिपरेशन का ड्यूरेशन था 2016 से लेके 2022 तक, 6 इयर्स हो गए करीब करीब। तो इन्होंने अपने डेडिकेशन को कभी खोया नहीं। अगर ये कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, जैसे DMRC में ये गए, वहाँ भी ये पैरेलली लगे रहे और टाइम निकाल करके इन्होंने मेंस क्लासेस ऑनलाइन की और टाइम निकाल करके अपने जॉब के साथ क्लासेस करना, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देते रहना, एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म फिलअप करना और टाइम टू टाइम फिर ESE के इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करना, मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करना, प्लस टेस्ट सीरीज भी देना। यस सर, ये सब कुछ इन्होंने किया। तो आई थिंक ये सुपरमैन से कम नहीं है। नहीं सर। तो चलो, बहुत अच्छा लगा साकेत आपसे मिलके। आपने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर की और जितने भी व्यूवर्स हैं आप लोगों को भी बहुत आइडिया आया होगा कि रिटन के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है जो साकेत से हमने सीखा भी है। मैंने भी सीखा, आप भी सीख ही रहे होंगे इस वीडियो को देख करके। तो थैंक यू साकेत। तो जाने के पहले मैं फिर से साकेत को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा इतनी बड़े अचीवमेंट के लिए, ऑल इंडिया रैंक 15th लाने के लिए ESE 2022 में। और आप सभी व्यूवर्स को थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन टॉपर स्टॉक, और इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपर के साथ। और जाने के पहले यस सर, आपको मेडिजी फैमिली की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन और मेरी तरफ से भी।